एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, ये मेटल है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड हम डेवलप करवाना चाहते हैं और इनकी वजह से डेफिनेटली जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा आयोनिक कंपाउंड। नाम तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। हमने प्रिडिक्ट करना है उसका फार्मूला क्या होगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सब कुछ हमें प्रिडिक्ट करना है। तो मैंने कल कहा था कि आप लोग मुझे बताएंगे और देखते हैं कि आज मुझे इसका जवाब कौन देता है। तो पहले जेटीएन स्कूल ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं इनको कहूंगा जी आप बताएं बेटा, माइक ऑन करें और मुझे बताएं एल्यूमिनियम। बाकी बच्चे अपने अपने टीचर्स को बताएं जी। जेटीएन स्कूल, रहीम यार खान। चलें, वो माइक अगर अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस। जी जी सर Al2O3 सर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3, ये आप इसको जस्टिफाई भी करें, क्यों आप Al2O3 कह रहे हैं, जस्टिफाई भी करें। एल्यूमिनियम ने 2 लूज किए हैं। एल्यूमिनियम ने क्या दो लूज किए हैं? एल्यूमिनियम ने 3 लूज करने थे सर पहले 3 लूज किए, 3 और ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, इसलिए एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। नहीं, ये तो नहीं है। देखिए मैं इसको जस्टिफाई, और कोई है जिसको आपने फार्मूला। एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा तो एल्यूमिनियम पे चार्ज आएगा +3 और ये उसने 3 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल फार्मूला ठीक है, मैं इसको जस्टिफाई करने की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन 3 में से 2 लूज 2 गेन करेगा। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और हाँ ऑक्सीजन हाँ, के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम नहीं 2 एल्यूमिनियम ले लेंगे और ऑक्सीजन को। एल्यूमिनियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन अच्छा चलें, मैं 2 एल्यूमिनियम 6 रिलीज करेंगे तो 3 ऑक्सीजन जो है वो उनको गेन कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आप सबको आता है, मुझे पता है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट इतना आ चुका है। मैं इसको ना आपको जस्टिफाई नहीं करना आ रहा। देखिए होता क्या है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन, हमें अल्टीमेटली एक ऐसा फार्मूला चाहिए होता है जो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज उसका 0 हो, फार्मूले का नेट चार्ज 0 होता है। अब देखते हैं जी, हमें पता है एल्यूमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, बाहर वाले शेल में 3। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है। अब ऑक्सीजन पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 6। यहां से पता चला कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर बाहर वाले शेल में क्या करेगा, गेन करेगा। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि एक एल्यूमिनियम Al+3 बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बेसिकली एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान में हो रहा है, उसमें लेन देन बराबर होना चाहिए। लेन देन बराबर होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होना चाहिए, तभी एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा। अब मुझे बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो गेन क्या 3 होंगे? नहीं, गेन तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को गेन ऑक्सीजन ने करना है और एक ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब इसका मतलब है 3 लॉस हो रहे हैं और उधर ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है। लॉस ज्यादा हो रहे हैं, गेन कम हो रहे हैं, तो अब हमें इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है। कॉमन सेंस से कहती है कि एक ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहां पर बेसिकली आपको 3 ऑक्सीजन चाहिए। उसकी वजह क्या, जरा ये देखिएगा, Al+3 will lose 3 electron. Oxygen will gain 2 electron and form O-2. 3 लॉस हुए, 2 गेन हुए। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा मुझे बताएं फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? शाबाश, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? एल्यूमिनियम के ऊपर होगा 2Al plus 3 सर फाइनल इक्वेशन होगी Al2 and they will lose 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इस इक्वेशन को। सुनते जाएं, पहले आपको समझ आ जाएगा बड़ा आसानी से। नीचे वाली इक्वेशन को जरा देखें तो ये क्या बनेगा? 3O plus 6 इलेक्ट्रॉन and you will get 3O minus 2। ठीक है, यानी कि 2 एल्यूमिनियम आगे आएंगे और 2 एल्यूमिनियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और 2 Al+3 बनेंगे। अब वो लॉस होने वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स को 3 ऑक्सीजन एटम्स गेन करेंगे और 3O-2 बनेगा। लॉस और गेन बेटा बराबर हो गया, 6 लॉस हुए इलेक्ट्रॉन, 6 ही गेन हुए। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को नेट फॉर्म में लिखना है। नेट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को एक शक्ल देनी है अब, यानी कि इस तरह से आपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चीज सेम होती है वो कट जाती है, यानी 6 लॉस हुए इलेक्ट्रॉन। ये कोई इशू है? स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, अभी ये स्क्रीन ऑन हो जाती है, ये देखिएगा जरा, आवाज जा रही मेरी? जी स्टूडेंट्स, तो बात आगे बढ़ाते हैं। अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, यानी कि जितने प्रोड्यूस हुए उतने यूज हो गए, बाकी क्या बचा? शाबाश, 2 एल्यूमिनियम plus 3 oxygen and finally you will get Al+3, यानी कि अब इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? Al2O3। ये मैंने आपको काफी डिटेल से बता दिया है। आपको वैसे कॉमन सेंस से भी अंदाजा हो गया था कि क्या होना है। मसलन कॉमन सेंस से कैसे अंदाजा हो गया था? आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम जो है वो एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर 2 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे ताकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकलें, और यहां पर 3 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे ताकि ये सब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 जमा 2 जमा 2 6 करके गेन करें। इस तरह से बेटा यहां पे क्या बनेगा? 3O-2 और यहां बनेगा Al+3 और बनेगा Al+3। इस तरह से ये आपस में Al+3 और ये मिलकर क्या बनाएंगे? शाबाश, Al2O3। ठीक हो गया। अच्छा, एक मैं इस तरह की मश्क और करवाऊंगा आपसे, एक सवाल और पूछता हूं, तमाम बच्चों को चैलेंज है, देखता हूं जी कौन सा स्कूल पहले हाथ खड़ा करेगा और सवाल का जवाब देगा। ठीक है, मैंने उसमें फिर कुछ भी पूछ लेना है, ठीक है, इसलिए हर चीज आप अपने एंड पे मुकम्मल कर लें। सवाल है एल्यूमिनियम को जोड़ना है हमने। चलें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो मैंने बताया ना आपको, मैं एल्यूमिनियम की जगह कोई और लेता हूं। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनको जोड़ना है आपस में। शाबाश, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है। जल्दी जल्दी से जस्टिफाई भी करना है फार्मूला फिर। सर Mg3N2 एक बजे Mg3N2 Mg3N2, ये तुमने इतना जल्दी कैसे बता दिया भाई? N2 ये इतना जल्दी कैसे बता दिया? सर मुझे पता था। आपको किसने, टीचर ने बताया? आपको खुद पता था? सर खुद पता था। तो बताओ फिर, जस्टिफाई करो, ये क्यों 3 लिखा, ये क्यों 2 लिखा, अब इसको जस्टिफाई भी करो, इसको जस्टिफाई करो अब। सर मैग्नीशियम 2 लूज करते हैं, नाइट्रोजन 3 गेन करते हैं। सही हो गया, मैग्नीशियम ने 2 लूज करने हैं, नाइट्रोजन ने 3 गेन करने हैं। लॉस और गेन बैलेंस करना होता है ना, तो इसके मुताबिक इसका मतलब है मैग्नीशियम +2 बनेगा
लेकिन लॉस कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन ने तो 2 गेन नहीं करने, नाइट्रोजन ने तो गेन कितने करने हैं? 3। अब बताओ आगे क्या करूं? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नाइट्रोजन को 2 से। बिल्कुल ठीक बोला। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर कितने मैग्नीशियम चाहिए? बेसिकली लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, गेन हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। खुद सोचो ना, ये लॉस और गेन ही तो बैलेंस करना है, सारा काम इसी का तो है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शाबाश, मुझे अगर मैं 2 मैग्नीशियम लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 लूज हो जाएंगे। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 नाइट्रोजन गेन करेगा, 1 फिर बच जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 2 नाइट्रोजन करता हूं तो 2 नाइट्रोजन के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। अब नाइट्रोजन को अगर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उस 6 इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के लिए 3 मैग्नीशियम चाहिए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3 मैग्नीशियम मिलकर, शाबाश, क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2 2 4 2 6। अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? शाबाश, नाइट्रोजन के पास जाएंगे। नाइट्रोजन के पास जाएंगे। कितने नाइट्रोजन आएंगे जी सामने? 2 2 2 नाइट्रोजन आएंगे। ये जो भी बचा है बड़ा तेज है। शाबाश। नाइट्रोजन ये भाई 3 गेन करेगा, ये भी 3 गेन करेगा, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैग्नीशियम 2 लूज करता है। अब जब ये 3 गेन करेगा तो क्या बनेगा? n-3, n-3। अब n-3 और मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस 2 प्लस इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? Mg3n2। ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलें जी, अब इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम चलते हैं एक और सिमुलेशन की तरफ, जिसके बाद हमें हर तरह का फार्मूला बनाना आ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान फार्मूला बनाना आ जाएगा। जब हमें आयनिक कंपाउंड के फार्मूले बनाने आ जाएंगे तो ये एक एसएलओ भी बाकायदा हमारा पूरा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एसएलओ कहां पर है, लेकिन पहले फार्मूले बनाना सीख लेते हैं। दिखाएं जरा, ये जाएं जरा गूगल पे, गूगल पे। चलें इसको खोल लें। अब तमाम टीचर से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को इस सिमुलेशन में इंगेज करें और बच्चों से पूछें। ये जो मैं सिमुलेशन सामने लेके आने वाला हूं, ये बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए भी दें। मैं आसान ही इसमें से पूछूंगा। सबसे पहले तो यहां से पकड़ते हैं जी कैल्शियम। आप में से कौन जस्टिफाई करेगा कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है और ये 2 होल्स का यहां पर क्या मतलब है? शाबाश। ये कैल्शियम के सर इसमें 2 एटम्स रख सकते हैं। नहीं, 2 लूज हो गए। बिल्कुल सर 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक बोला। ये 2 होल्स का मतलब है कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। इसके पास एबिलिटी है किसको ग्रैब करने की? 2 नेगेटिव चार्जेस को ग्रैब करने की। अब मैं यहां पर, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दी ना मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये देखो, ये मैग्नीशियम आया ना, मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन। अब हमें ये पता है नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। हमें पता है मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता है, ये भी हमें पता है। अब इनको जोड़ने आपस में, देखें, ऑब्वियसली मैग्नीशियम ने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो ये देखो, एक मैग्नीशियम और नाइट्राइड का तो वो नहीं ना बनता, इसके साथ फिर 2 मैग्नीशियम, फिर तीसरा। यहां से भी आपको जस्टिफिकेशन मिल गई कि why we need 3 मैग्नीशियम एंड why we need 2 नाइट्राइड्स। क्यों? क्योंकि 3 मैग्नीशियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 2 नाइट्राइड्स जो हैं बेसिकली वो 6 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किए हुए? एक्सेप्ट किए हुए। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। चलो बताओ, अगर मैंने कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन लगाना है, जल्दी जस्टिफाई करें, टाइम नहीं है। और ये हर टीचर अपने अपने क्लास में बच्चे से पूछे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। फर्ज करो कैल्शियम के सामने नाइट्रोजन आ गया, जल्दी बताएं, कैल्शियम के सामने नाइट्रोजन आ गया। ये पेज ऐड करें जी एक।
चलो जी, कैल्शियम के सामने नाइट्रोजन आ गया तो क्या बनेगा? कैल्शियम का हमें पता है 2 8 8 2, नाइट्रोजन का पता है 2 5, हमें पता है इसने 2 लूज करने हैं, इसने 3 गेन करने हैं। अब कोई और बच्चा बताए, बाकी बच्चे अपने अपने टीचर्स को बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। आई नो कैल्शियम +2 एंड वी नो नाइट्रोजन -3। जी किड्स एजुकेयर, बाकी बच्चे टीचर्स को बताएं अपने अपनी क्लास में, इसको फार्मूला जनरेट करें। किड्स एजुकेयर क्या जवाब देंगे आप इसका? Ca2 and 3। बिल्कुल ठीक है, वही सीन होगा। कैल्शियम के साथ जब नाइट्रोजन को जोड़ोगे तो दरअसल आपको कितने कैल्शियम चाहिए? आपको यहां पर 3 कैल्शियम चाहिए। 3 कैल्शियम मिलकर 3 कैल्शियम के टाइम्स बनाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? शाबाश, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब 2 नाइट्रोजन चाहिए आपको, क्योंकि 2 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन गेन करेगा 3 दूसरा गेन करेगा, तो आपके पास n-3 बनेगा। बिल्कुल वही सीन है, ये देखें, ये सिमुलेशन खोलें जरा, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने फार्मूला, शाबाश। ये देखें, ये कैल्शियम के ऊपर 2 डॉट्स का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। नाइट्रोजन की 3 आउटग्रोथ्स का मतलब क्या है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो एक कैल्शियम और एक नाइट्राइड बैलेंस तो नहीं होगा, ये आपको एक और कैल्शियम लगाना पड़ेगा। जब आप एक और कैल्शियम लगाएंगे तो दरअसल 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 पहले कैल्शियम से, 2 दूसरे कैल्शियम से, अभी भी बात बैलेंस नहीं हुई, तो एक नाइट्राइड और लगाया। जब एक नाइट्राइड और लगाया तो पता चला नहीं, अभी जो 2 नाइट्रोजन लगाए हैं जिनके ऊपर -3 चार्ज है, बेसिकली ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बने होंगे, इसके लिए फिर एक और कैल्शियम लगाना पड़ेगा। तो अब जाके फार्मूला बैलेंस हो गया, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हुआ, तो फार्मूला क्या बना? शाबाश, Ca3N2। क्या फार्मूला बना? Ca3N2। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है फार्मूले की फॉर्मेशन में, आइंस फॉर्मेशन समझ आ गई, आइंस को जोड़ना कैसे है, आयनिक कंपाउंड्स बनाने कैसे हैं, कोई भी सवाल है तो पूछे। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा जी, क्या क्वेश्चन है आपकी तरफ से? जी जी, सर आवाज जी, हम नहीं आ कोई रही, भी एलिमेंट से इनकी वजह से बना सकते हैं? जो दोबारा पूछे बेटा। कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं हम? कोई भी एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ना, तो आप कोई भी 2 एलिमेंट्स को मिलाकर कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन शर्त होनी चाहिए एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तभी तो उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है सर काइंडली कल जो सवाल किया गया था न्यूटन के लॉज का, अगर नहीं, आपने वो इसके बारे में कुछ देखा? मैं सर उसके बारे में माजरत इसलिए नहीं देख सकता, एक तो वजह क्या है कि 10th क्लास की किताब जो है वो बिल्कुल फाइनलाइजेशन के अंदर है, मैं उसमें मसरूफ हो गया। लेकिन मैं आपसे ये कि आज मैं फ्री हूँ, मैं इंशाल्लाह देख के आपको इंशाल्लाह कल ज़रूर बताऊंगा, और आपने अगर कुछ देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा उस बारे में। श्योर सर, मैंने अभी तक तो यही देखा है कि न्यूटन लॉ जो है वो मैसिव बॉडीज पे होता है, मैसिव तो बॉडीज पे इस- होता है। हाँ, ये इसके ऊपर एटम्स जो तो है mass- एटम्स तो माइक्रो बॉडीज हैं, इनके ऊपर वो अप्लाई भी नहीं। चलें इस पे मजीद हम सर देख। यहाँ पे क्यूरी सिर्फ ये रह गया कि अर्थ भी सम सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल हो जाता है, ठीक है, फिर तब क्या होगा? अगेन ये फिजिक्स के अंदर तो हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारी डोमेन भी नहीं है। अगेन इस पर थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। जी जरूर। ठीक, अच्छा जी बेटा, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। आयनिक मॉडल समझ आ गया, आयनिक कंपाउंड समझ आ गया, अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगा हूं जी। सेंट्रल स्कूल, क्या सवाल है आपका? सर काइंडली ये सिमुलेशन बता दें ताकि हम भी घर जाके प्रैक्टिस कर सकें। देखिए सिमुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपके सामने खोलता हूं, आप सब देख लो, ये सब कुछ फ्री है, इसको मोबाइल पे कर सकते हो आप लोग। आप लोगों ने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। हाँ जी, ये गूगल पे जाना है आपने, गूगल पे जाके लिखना है आयनिक मॉडल जावा लैब। क्या लिखना है आपने? ऊपर लिखा हुआ है आयनिक मॉडल जावा लैब।
जैसे आयनिक मॉडल जावा लैब लिखोगे तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, आयनिक मॉडल व्हाइट बोर्ड। इसको खोलना है आपने, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो ये नीचे आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को जोड़ सकते हो और फार्मूले बना सकते हो। इसकी मैंने वर्कशीट भी अपलोड की हुई है, आप उस वर्कशीट के थ्रू इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखो ना इसके अंदर, अच्छा आपने एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर ना कुछ ऐसे आयंस भी हैं जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जैसे OH, NO3, ये आपने अभी नहीं पढ़ने, ये 5वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने जो आयंस लेने हैं वो सिंपल आयंस लेने हैं, जैसे कि Na+ ले लो, यहां से ऑक्सीजन ले लो, जैसे इनको जोड़ो आपस में तो पता चल जाएगा कि सोडियम और ऑक्सीजन को जोड़ने पे क्या बनेगा, Na2O, ठीक है, Na2O। इस तरह से आपने सिंपल आयंस को जोड़ना है। जो मल्टीपल एटम्स पे मुश्तमिल आयंस हैं उनको आपने अभी नहीं जोड़ना, ये 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। चलें एक और सिमुलेशन दिखाता हूं और आपको मैं इंगेज करता हूं और आपने मुझे बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। ये ले आओ। अच्छा जी, अब इस सिमुलेशन में सारे बच्चे गौर से देखें, अब ये क्या होने वाला है। अच्छा जी, मेरे सामने एक एटम है, आप में से कोई बच्चा पहचानेगा ये कौन सा एटम है? सब लोग जान सकते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, मतलब एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मालिक कौन होता है? हाइड्रोजन। चलो भाई, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मैं जोड़ने लगा हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मैं जोड़ने लगा हूं। आप में से, चलें ये तो एक आसान सी मिसाल है, मैं थोड़ी सी आपको मुश्किल मिसाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलें जी, ये रहा फ्लोरीन। सब बच्चे देखें, फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दूसरे फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले तो फ्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है, हमें इसका फैसला करना है। एंड वी ऑल नो दैट फ्लोरीन मेटल नहीं है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। और अगर फ्लोरीन नॉन मेटल है तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के लेन देन वाला मामला नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेन देन वाला मामला होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब हैं ही दोनों नॉन मेटल, दोनों का दिल नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन देने का, दोनों चाहते हैं हमें इलेक्ट्रॉन मिले, तो इस सूरत हाल में क्या होगा? इन दोनों को करीब लेके आता हूं। ये देखो, ये मैं दूसरे फ्लोरीन को इसके करीब लेके आ रहा हूं, जरा गौर करना क्या होगा। ये क्या हुआ? शाबाश, दोनों ने अपनी बाउंड्री को ओवरलैप किया और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मुश्तरका शेयर कर लिया। क्या मतलब है शेयर करने का? अब जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। अब जरा मैं इस फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन गिनता हूं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं मानता हूं कि इन दोनों में से एक उस फ्लोरीन का है, बट शेयरिंग का मतलब यही है कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ये वाला फ्लोरीन भी करेगा, ये वाला फ्लोरीन भी करेगा। ये शेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले दे तो सकते नहीं है, मेटल नॉन मेटल तो है नहीं है, बेसिकली दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके एटम अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करता है। दूसरे फ्लोरीन एटम को देखो तो उसके बाहर वाले शेल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया। फ्लोरीन का एटम दूसरे फ्लोरीन के एटम के साथ केमिकली बाउंड हो गया, और इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग के बाद हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है, ठीक है। ये मैं कंट्रास्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि हमेशा एक ही तरीका है स्टेबिलिटी का कि इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन ले लो। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी एटम अपने आप को स्टेबल करते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्डिंग कहेंगे, जो कि हमारा कल का टॉपिक है। अब रह क्या गया है? आयनिक कंपाउंड की खसूसियात, वो कंपाउंड्स
जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है उनमें किस तरह की खसूसियात होती हैं। हमारे आसपास आयनिक कंपाउंड अगर नजर आएंगे तो किस सूरत में नजर आएंगे, किस शक्ल में नजर आएंगे। उसके बाद फिर हम कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे और ये हमारे आसपास किस शक्ल में नजर आएंगे, हम इस चीज को देखेंगे। ठीक हो गया। अभी मैं अपना लेक्चर रोकता हूं। आज हमने एक ऐसी चीज सीखी है जो केमिस्ट्री में बुनियाद है। फार्मूला बनाते कैसे हैं, फार्मूला याद नहीं करते, फार्मूला जनरेट कैसे होता है। अभी हमने आयनिक कंपाउंड का फार्मूला सीखा है, कल परसों हम कोवलेंट कंपाउंड्स का फार्मूला सीखेंगे। इस तरह केमिस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल्स के फार्मूले हमें याद नहीं करने, उनको सीख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक मिसाल मैं उसकी और दूंगा ताकि कोवलेंट कंपाउंड्स आपको अच्छी तरह और समझ आ जाए। ये देखें, ये बेटा मेरे पास सेंटर में ऑक्सीजन है, शाबाश। ये साइड पे हाइड्रोजन है। अपने अपने टीचर्स को जवाब दें, शाबाश। बाहर वाले शेल में आप देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को करीब लेके आता हूं, हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में 1, हाइड्रोजन तो डुप्लेट रूल के ऊपर पलता है। ये देखो, ओके, ये लो। अब जल्दी से बताओ, इस फार्मूले में आपको सेंटर में ऑक्सीजन नजर आ रहा है, साइडों पे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 2। क्योंकि ये दोनों का मालिक ऑक्सीजन भी है, ये दोनों का मालिक हाइड्रोजन भी है। इस तरह दोनों हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के साथ स्टेबल, ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल के साथ स्टेबल। और ऐसी बॉन्डिंग को बेटा क्या नाम देते हैं, दोबारा बता रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, 2 सवाल हैं, 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। मैंने आपके ग्रुप में पूरे चैप्टर 4 की वर्कशीट सेंड कर दी हुई हैं, सारे सिमुलेशंस और सारे जो पीपीटीज हैं वो मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं ग्रुप्स में। आप इन वर्कशीट्स को सॉल्व करें। अब जेटीएन स्कूल सिस्टम और एक और स्कूल ने भी हाथ खड़ा किया था, अभी जेटीएन स्कूल आपका क्या क्वेश्चन है जी? लिटिल स्टार का भी क्वेश्चन लेते हैं अभी। सर हाइड्रोजन किस कैटेगरी में आता है? नॉन मेटल। और सर जिस तरह आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है नॉन मेटल्स का, मेटल का बन सकता है? नहीं, मेटल का नहीं बनता ना, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, वो हमने पढ़ना है अभी। मेटल्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती, वो मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ओके ओके। लिटिल स्टार स्कूल आपका क्या क्वेश्चन है? जी, लिटिल स्टार स्कूल शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है ये किस न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। पहले तो सवाल पे बड़ी शाबाश, बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर ये जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, ये अब इस मैदार में घूमता है, मतलब ऑक्सीजन वाले मैदार में घूमेगा या ये हाइड्रोजन वाले मैदार में घूमेगा? देखो बेटा, इसका अभी सादा जवाब मैं दूंगा। इसके जवाब को लेने के लिए आपको एफएससी का एक मॉडल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एमओटी, वीबीटी। ये आपके टीचर्स भी आपको थोड़ा गाइड करेंगे, वो एडवांस लेवल की चीज है। लेकिन अभी आप बुनियादी तौर पे ये समझो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका इश्तराक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हुआ है, तो ये फिल वक्त ऑक्सीजन के साथ भी रहेंगे और कुछ वक्त के लिए हाइड्रोजन के मैदार में भी आएंगे। यानी कि ये नहीं है कि अब ये ऑक्सीजन के मैदार में घूमते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ऑक्सीजन के मैदार में भी ये घूमेंगे, लेकिन चक्कर ऐसे कटेगा। इधर जरा गौर करो मेरी उंगली की तरफ, इस तरह से, इस तरह जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस तरह आएंगे, इस तरह से आएंगे और इस तरह से घूमेंगे इसके अंदर। यानी कि इनकी प्रेजेंस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी होगी, लेकिन बैक वक्त वो हाइड्रोजन के मैदार में भी चक्कर लगाया करेंगे। इश्तराक का मतलब यही है। अगर मैं किसी के साथ आधे पैसे डाल के गाड़ी खरीदता हूं तो इसका मतलब है कि अगर 50% पैसा मैंने दिया है, 50% पैसा मेरे दूसरे पार्टनर ने दिया, तो वो गाड़ी हम दोनों की है, हम दोनों उसको अपने अपने घर ले जा सकते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन दोनों मैदार के अंदर रिवॉल्व करेंगे एट अ टाइम। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल है तो इसे राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे क्यों नहीं रखा गया?
यही चीज बच्चों में मैं चाहता हूं कि बच्चे ऑब्जर्व करें, गौर करें। बच्चे ने इतना अच्छा सवाल पूछा है, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ज्यादा शाबाश कि सर पूरे पीरियोडिक टेबल में एक तरतीब है, मेटल एक तरफ है, नॉन मेटल एक तरफ है, हाइड्रोजन को हमने उस घर में रखा हुआ है जो मेटल्स का घर है। इसके लिए पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल खोलें, पीरियोडिक टेबल खोलें। सेंट्रल स्कूल में आपका क्वेश्चन लेता हूं, पहले मैं ये पीरियोडिक टेबल दिखा दूं जरा। सवाल बड़ा अच्छा है, इसका जवाब भी बड़ा जरूरी है देना। नीचे करो। बच्चे ने सवाल किया कि सर ये देखें, ये हाइड्रोजन को हमने रखा मेटल में हुआ। पहले तो सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक बना हुआ कलर स्कीम कि जो इस कलर की है, ग्रीन कलर की, इसको फुल स्क्रीन करें, यानी कि जो पैरेट ग्रीन कलर है, जो भी इस कलर में एलिमेंट लिखा होगा वो नॉन मेटल है। एक तो इससे कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। अब सवाल है कि हाइड्रोजन को यहां रखा क्यों है। बेटा ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 1 वहां पर एक पूरा आर्टिकल है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी खसूसियात ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट से भी मिलती हैं, जिसकी खसूसियात ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट के साथ भी मिलती है, यानी कार्बन वाले ग्रुप के साथ भी मिलती हैं, जिसकी खसूसियात हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वालों के साथ भी मिलती हैं। हाइड्रोजन प्योरली एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सारी खसूसियात किसी एक ग्रुप से सारी सिमिलर नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन को यहां से उठा के ना, यहां से उठा के ये सेंटर में रख दिए, और ये चीज शो की गई है कि हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। इसको जरा बंद करें। हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्यों फिर हम इसको फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रखते हैं? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ इसीलिए कि इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ज्यादा मैच करती हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप के साथ प्लेस किया हुआ है। बाकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि है ये नॉन मेटल, लेकिन इसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, आज तक कंट्रोवर्शियल है। हल सिर्फ ये निकाला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में इसको सेंटर से उठाकर, यानी यहां से उठाकर इसको सेंटर में रख दिया गया। ठीक हो गया, ये इसका जवाब है जी। सेंट्रल स्कूल शाहजहां, इनका सवाल आखिरी जी। सेंट्रल स्कूल का क्या क्वेश्चन है? जिनका माइक अनम्यूट करें। सर ये काइंडली लेक्चर ग्रुप में भी भेज दिया करें ताकि हम वहां से देख लिया करें। बेटा ये लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे, डेली का लेक्चर डेली अपलोड होता है। आप पहले ग्रुप में भी आया था सर, हम लोग आसानी से देख लेते थे सर। ये अच्छा। ग्रुप में दोबारा भेज दिया करें। अच्छा जी, चलें, मैं मैनेजमेंट को कहता हूं जी ग्रुप में लेक्चर भेज दिया करें। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।